बच्चों, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मानसून देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। आज हमारे जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है मॉडर्न थ्योरीज अबाउट मानसून, यानी मानसून की उत्पत्ति की जो आधुनिक विचारधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। हम सभी जानते हैं बच्चों कि जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो मूल रूप से एक ऐसा सिद्धांत था जो तापमान को ही मानसून की उत्पत्ति का एकमात्र कारण मानता था। मानसून में आने वाली जटिलताओं को ना बता पाने और साथ ही साथ मानसून को तापमान के अलावा किसी और कारणों पे ना तोलने के कारण क्लासिकल थ्योरी जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। भारत में पड़ने वाले सूखों पर, भारी वर्षा वाले दौर को बताने में, उनको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी असफल रही, जिसके कारण बहुत सारे नए जो भूगोलवेता आए उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए जिनको आज हम क्लासिफाई करते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मानसून के रूप में। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जो मॉडर्न थ्योरीज के रूप में क्लासिफाई होते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उसमें एक एयर मास थ्योरी है, जिसमें कहा गया कि जो वायु राशियां होती हैं वो मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब ये वायु राशियां क्या होती हैं, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारी हवा जो है, यदि हम उसको एक पार्सल ऑफ एयर मान लें, हम एक मान लें कि एक समूह है हवा का, जिसमें तापमान और आर्द्रता की एक विशेषता मिलती है। धरती पर बहुत सारी वायु राशियां हो सकती हैं, सभी में तापमान और आर्द्रता की एक खास विशेषता मिलती है। ये जो एयर पार्सल है इसको हम एयर मास कहते हैं। ये एयर मास जो है गतिशील होता है, और जब ये गतिशील होता है तो अपनी विशेषताओं के आधार पे जो उसकी तापमान और आर्द्रता की विशेषताएं हैं उनको धारण करते हुए उस स्थान को प्रभावित करता है। तो ये सिद्धांत जो है 1952 में फोन द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में कहा गया कि मानसून की जो क्लासिकल थ्योरी है वो बिल्कुल असफल रही, और तापमान के अलावा, तापमान तो कारण होगा ही होगा, लेकिन तापमान के अलावा जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली तत्व है मानसून की उत्पत्ति का वो है वायु राशियां। इसीलिए इस सिद्धांत को एयर मास थ्योरी कहा जाता है। मानसून में की जो सिद्धांत है इसमें वायु राशियों का घनिष्ठ संबंध दिखाया गया है, और मूल रूप से ये वायु राशि सिद्धांत ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। अब यहाँ एक बार मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ITCZ वो स्थान होता है जहाँ उत्तर से आने वाली और दक्षिण से आने वाली व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं। ये ट्रेड विंड्स जो हैं जहाँ ये कन्वर्जेंट होती हैं उसको ITCZ कहते हैं, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। ये जोन जो है ये कहाँ मिलेंगे, ये भी सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो ITCZ उत्तरायण के कारण कर्क रेखा पर बनता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनता है। उसी तरह जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो ITCZ सूर्य की स्थिति के कारण दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा के ऊपर बनता है। अब यदि देखें सूर्य की स्थिति ही जो है ITCZ को ड्राइव करती है, तो जब सूर्य इक्वेटर पे सीधा चमक रहा होता है तो ये जो ITCZ है इक्वेटर पे बनता है, और इसी तरह अपनी स्थिति सूर्य की स्थिति के साथ बदलता रहता है। ये आपके सामने 2 महीनों का, जुलाई का और जनवरी का ITCZ दिखाया गया है। हम जानते हैं कि सूर्य जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है, यानी कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। वहीं सूर्य जो है सर्दियों में दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा पे सीधा चमकता है। तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो ITCZ जुलाई वाले ITCZ के रूप में आप समझ सकते हैं। वहीं सूरज जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो जनवरी वाली ITCZ के रूप में, जो नीले रंग में आपको दिखाई गई है, आप उससे समझ सकते हैं। अब जब ग्रीष्म ऋतु होती है, आप सभी जानते हैं जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ग्रीष्म ऋतु होती है तो सूरज कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। तो अभी जैसा हमने पीछे डिस्कस किया कि ये ITCZ जो है उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा पर मिलने लगती है। वहीं जो फेरेल्स लॉ है, जो कॉरियोलिस बल है, उसके अधीन जो दक्षिण से आने वाली व्यापारिक पवनें हैं जो भारत के ऊपर आके ITCZ का निर्माण करेंगी, वो अपनी बहनें की उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। आप देखें डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, जब ये राइट हैंड की तरफ मुड़ती हैं
तो इनको हम साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। यही मानसून जो है एडवांसिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है और भारत में दो ब्रांचेस के रूप में बे ऑफ बंगाल की ब्रांच और अरेबियन सी की ब्रांच के रूप में वर्षा करता है। 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में वर्षा करते हुए आगे बढ़ता है और अंतिम तौर पर जो हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो उत्तर पश्चिमी किनारा है, वहां तक पहुंचता है। इस तरह इस मानसून के कारण भारत में व्यापक वर्षा होती है। थोड़े दिनों बाद शीत ऋतु आती है। आप जानते हैं जब भारत में शीत ऋतु आती है तो जो हमारा सूरज होता है वो कर्क रेखा की बजाय धीरे धीरे दक्षिणायन में जाते हुए मकर रेखा पर सीधा चमकने लगता है। जब ये मकर रेखा पे विस्थापित हो जाता है तो भारत में हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ से हवाएं बाहर की तरफ चलने लगती हैं। ये जो बाहर से चलती हुई हवाएं हैं इनकी दिशा उत्तर पूर्वी होती है, इसीलिए इसको उत्तर पूर्वी मानसून या नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न मानसून भारत में न के बराबर वर्षा करता है। इस समय सिर्फ तमिलनाडु तट पे वर्षा होती है और ये तमिलनाडु की तट की जो वर्षा है ये ITCZ के साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाने के कारण जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून या लौटता हुआ मानसून उत्पन्न हुआ है उसके कारण होती है। तो ये तो थी जिस थ्योरी को हम कहते हैं एयर मास थ्योरी, ये आधुनिक विचारधारा थी। इसी के संदर्भ में यदि हम आगे चलें, मानसून की एक और जो आधुनिक विचारधारा है जिसको हम जेट स्ट्रीम थ्योरी कहते हैं, जिसका मानसून पर इम्पैक्ट माना जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। यदि हम देखें तो जेट स्ट्रीम क्या होता है तो आपको सबसे पहले इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों, मूल रूप से दो प्रकार की हवाएं होती हैं। एक वो हवा जो ज़मीन के साथ चलती है जिनको हम ग्रेडियंट विंड्स कहते हैं, और कुछ हवाएं वो होती हैं जो अपर एटमॉस्फेयर में चलती है जिसको हम जियोस्ट्रोफिक विंड कहते हैं। जेट स्ट्रीम एक खास तरह की जियोस्ट्रोफिक विंड है जो अपर एटमॉस्फेयर में चलती है, जिसका मूल रूप से जो शोभ मंडल की ऊपरी सीमा है जिसको शोभ सीमा कहते हैं, जो 6 से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये चलती हैं। ये हवाएं जियोस्ट्रोफिक विंड्स कहलाती हैं और ये हवाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ तीव्र गति में चलती हैं। इनकी गति जो है ग्रीष्म ऋतु में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है और शीत ऋतु में ये 190 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलती हैं। इसीलिए इनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इनकी खोज मूल रूप से दूसरे विश्व युद्ध के पास हुई और जब इन्होंने जेट जो होते हैं, फाइटर्स जो होते हैं, उनकी गति को रोका या गति को बढ़ाया तो उसके कारण इसकी खोज हुई, इसलिए इसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। भारत के मानसून को व्याख्या करने में जेट स्ट्रीम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस विचारधारा की जो विकसित हुई ये पी कोटेश्वरम और यिन के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके कारण विकसित हुई, जिसमें कहा गया कि जेट स्ट्रीम जो है अपनी गति और दिशा और स्थिति के कारण भारतीय मानसून को लाती है या इसको लौटने में मदद करती है। हम सभी जानते हैं कि भारत में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी चलती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। यानी भारत का कुल क्षेत्र जो है मूल रूप से दो प्रकार की जेट स्ट्रीम में आता है। उत्तर भारत जो है मूल रूप से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है इसमें आता है। वहीं दक्षिणी भारत जो है सब ट्रॉपिकल क्षेत्र से नहीं आता बल्कि इसको ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के अंतर्गत रखा जाता है। ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पूर्व से पश्चिम की ओर तीव्र गति से चलती है। तो होता क्या है, शीत ऋतु में जो जेट स्ट्रीम हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो आ रही है वो हिमालय और तिब्बत के पठार के कारण, तिब्बत का पठार और हिमालय उसको एक अवरोध देता है, गति अवरोध देता है, यानी स्पीड ब्रेकर देता है, जिसके कारण ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा हिमालय और तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है जबकि एक शाखा दक्षिण में भारत के अंदर बहती है। जेट स्ट्रीम के प्रभाव से इस समय शीत ऋतु में भारत में जो मध्य एशिया में जो क्लाउड्स बनते हैं वो आते हैं और भारत में सर्दियों का प्रसार होता है। जब भारत में
शीत ऋतु वाली जो जेट स्ट्रीम है, जो दक्षिण की जो जेट स्ट्रीम आपके सामने काले में दिखाई गई है, डार्क ब्लैक एरो जो है वो शीत ऋतु वाली जेट स्ट्रीम है। जब ये एक्टिव होती है तो इस समय भारत में हाई प्रेशर होता है और ये हाई प्रेशर जो है बाहर की तरफ हवाओं चलाने में मदद करता है। यहाँ हवाएं यहाँ से यानी ज़मीन के ऊपर से पानी की तरफ चलती हैं, जिसके कारण उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। इस जेट स्ट्रीम के कारण इस समय यानी शीत ऋतु में उत्तर भारत में व्यापक ठंड पड़ती है, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। ये जेट स्ट्रीम भारत में शीत ऋतु के समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पश्चिम विक्षोभ होते हैं, उनको लेकर आती है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसके अधीन रहता है। इस समय जो उत्तर वाली जो शाखा थी वो कमज़ोर होती है, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता जो तिब्बत के उत्तर में बहती है। इसीलिए शीत ऋतु की जो भारत में बहने वाली शाखा है जेट स्ट्रीम की, वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। वहीं जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो जो दक्षिण में बह रही शीतकालीन जो जेट स्ट्रीम है वो अपनी जगह बदल लेती है और उत्तर में तिब्बत के ऊपर बहने लगती है, जिसके कारण भारत में जो हाई प्रेशर था वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है इस समय सूरज भी अपना इम्पैक्ट डालता है, लेकिन इस सिद्धांत में कहा गया कि जेट स्ट्रीम के उत्तर में शिफ्ट हो जाने के कारण यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनता है और यही लो प्रेशर एरिया एक ट्रिगर का काम करता है, एक मैग्नेट का काम करता है, जो दक्षिण से आने वाली जो हमारी समुद्री हवाएं हैं उनको आकर्षित करता है। और क्योंकि ये हवाएं समुद्र से ज़मीन की ओर चल रही हैं, अपने अंदर काफ़ी नमी धारण किए होती हैं और भारत में वर्षा करती हैं। फिर यही दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आने से, चूँकि ये भारत उत्तरी गोलार्ध में है, अपनी बहने की दिशा बदल लेती हैं और दक्षिण पश्चिम होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाने जाते हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में आने के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा में बढ़ जाता है और भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा करता है। मानसून की आधुनिक विचारधाराओं में एक जो सबसे आधुनिक विचारधारा है, जिसमें कहा गया कि मानसून न केवल उन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, उन कारकों पे निर्भर करता है जो मध्य एशिया या एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप में है, बल्कि इसका प्रभाव जो है मानसून के कारण विश्व की अन्य जो घटनाएं हैं उनका भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में नवीन खोजों में ये पता चला कि भारतीय मानसून जो है ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन यानी महासागर में चलने वाली महासागरीय धाराओं के परिणाम स्वरूप हमारे जो वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं उसका परिणाम है। कहा गया कि भारतीय मानसून जो है एक डिस्टेंट इंटरेक्शन है यानी दोनों की अंतर क्रिया है। समुद्र में होने वाली जो चीज घटनाएं हैं वो वायुमंडल पे भी प्रभाव डालती हैं। इससे पहले हमारी जो विचारधारा थी, ऐसा माना जाता था कि समुद्र जो है या महासागर जो है एक सिस्टम है और एटमॉस्फेयर एक सिस्टम है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन इस विचारधारा ने उस ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन की जो बात है उसको आगे बढ़ाया और कहा कि ये सिस्टम अलग अलग है लेकिन इनमें एक इंटरेक्शन भी है। कई बार महासागरों में होने वाले तापमान या वायु दाब के परिवर्तन के कारण वायुमंडल में इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं कि भारत में अधिक वर्षा होती है या कम वर्षा होती है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जो मूल संकल्पना है, शुरुआत है 1900 के शुरुआती दौर में हुई और उस समय भारत सूखों के लिए जाना जाता था। भारत की सूखों की स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए इस सिद्धांत की रचना की गई। अंग्रेजों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसा माना गया कि जब भारत में सूखा पड़ता है तो उसका एक मूल कारण जो है एल नीनो है। उसी तरह ये भी माना गया इस सिद्धांत में कि जब भारत में अत्यधिक वर्षा होती है, वो अत्यधिक वर्षा की घटना मूल रूप से ला नीना प्रभाव के कारण होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये एल नीना और ला नीना होते क्या हैं? बच्चों, वास्तव में ये एल नीना और ला नीना इस प्रकार की घटनाएं हैं। एक फेज है जो दक्षिण अमेरिका, मूल रूप से पेरू के तट पे होता है, जिसमें समुद्र के ऊपर होने वाली घटनाएं, समुद्र के अंदर होने वाली घटनाओं के परिणाम स्वरूप
वायुमंडल में जो तापमान है और जो दबाव है उसकी स्थिति बदल जाती है और मानसून और विश्व के अन्य जो मौसम घटनाएं हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम सामान्य तौर पे देखें तो दक्षिण अमेरिका का जो पेरू का तट है वहां पर एक ठंडी जलधारा बहती है जिसको पेरू की धारा कहते हैं। ये पेरू की जो ठंडी जलधारा है जब यहाँ बहती है तो जिसके कारण लो टेम्परेचर होता है और हमेशा हाई प्रेशर बना रहता है, लेकिन कई बार अनजान कारणों के कारण ये जो ठंडी जलधारा है ये गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया और पेरू के बीच में वायुदाब, हवा, आर्द्रता, वर्षा में व्यापक परिवर्तन होते हैं और इसके वैश्विक परिणाम दिखाई देते हैं। इन्हीं परिणामों में मानसून का प्रभावित होना भी एक प्रमुख प्रभाव है। अब यदि देखें तो ऑस्ट्रेलिया और पेरू के बीच में ये जो वायुदाब, हवा, आर्द्रता और वर्षा में जो परिवर्तन होता है, हम जानते हैं कि पेरू के पास जो तटवर्ती क्षेत्र है जहां ओटोकामा डेजर्ट है वो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, वहां वर्षा नहीं होती है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो ये पेरू का तट शुष्क नहीं रहता, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो हवाएं आर्द्रता लेके आती हैं वो भारत और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं करती हैं और जिसके कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया में इस समय व्यापक सूखा पड़ता है। यदि हम देखें तो वायुदाब में, हवा में और वर्षा में ये जो परिवर्तन हुआ, जहां पहले अधिक होती थी वहां कम होने लगी और जहां कम होती थी वहां अधिक होने लगी, मूल रूप से ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की इस घटना को एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। अब देखिए ऑसिलेशन क्या होता है, आप सभी ने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी जिसमें एक बॉल्ब लगा होता है, वो टिक टॉक उसकी एक फिक्स गति होती है, वो एक फिक्स दूरी तय करता है और वापस वहीं चला जाता है। उसी तरह एल नीनो के समय भी साउदर्न ऑसिलेशन में इस तरह के परिवर्तन होते हैं जो एक समय तक होते हैं और फिर वापस ठीक हो जाते हैं। मौसम विद्वानों के अनुसार भारत में कम वर्षा या अधिक वर्षा, जिसमें बाढ़ और सूखा दोनों ही दशाएं शामिल हैं, इसी एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का परिणाम है। एल नीनो की घटना के कारण न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भयानक सूखे और अतिवर्षा होती है और जैसा मैंने पीछे भी बताया कि भारत की जो एल नीनो जब विश्व में होता है तो भारत में सूखे पड़ते हैं और ला नीनो के कारण सामान्य से अधिक वर्षा होती है। अब आपके सामने ये तीन चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में नॉर्मल दशाएं बताई गई हैं, जिसमें आप यदि देखें तो इन मैप्स में जहां रेड स्पॉट है वो हाई टेम्परेचर का एरिया है। तो देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जो हमारा पेरू का तट है वहां पर एक ठंडी जलधारा बहती है जिसको पेरू की धारा कहते हैं। यहाँ लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर रहता है, तो यहाँ से हवाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती हैं, भूमध्य सागर की तरफ चलती हैं, वर्षा करती हैं और व्यापक वर्षा होती है। सामान्य जितनी वर्षा होती है उस तरह की वर्षा होती है। जब एल नीनो का वर्ष आता है तो आप देखिए टेम्परेचर का जोन जो है पेरू के तट के पास आ जाता है। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया जिसके कारण लो प्रेशर होता है और यहाँ पर जो अपनी एशियन मानसून की हवाएं थी जो भारत या ऑस्ट्रेलिया में वर्षा करती, वो इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए चली जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ता है, जबकि इस क्षेत्र में पेरू के तट के पास व्यापक वर्षा होती है। तो इस तरह एल नीनो के कारण जो पैटर्न है साउदर्न हेमिस्फीयर का वो बदल जाता है, जिसको हमने पीछे एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन कहा है। इसी तरह बच्चों एक स्थिति होती है जिसको ला नीना ईयर कहा जाता है, ला नीना का समय कहा जाता है। ये ला नीना का समय आप देखोगे तो बिल्कुल सामान्य ईयर की तरह होता है, लेकिन इस समय जो पेरू का तट है जो ऊपर भी दिखाया गया है, यहाँ पर सामान्य से अधिक ठंडा पानी बहने लगता है। सामान्य से अधिक ठंडा पानी बहने के कारण यहाँ पर लो टेम्परेचर और अधिक हो जाता है और लो टेम्परेचर के कारण और हाई प्रेशर होता है, तो जो विंड यहाँ से ओरिजिनेट होती है वो काफ़ी पावरफुल होती हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में और इसी तरह जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ये अधिक वर्षा अच्छे मानसून को कॉज करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, सामान्य से अधिक वर्षा का काल होता है। तो इस तरह नॉर्मल ईयर में सामान्य वर्षा होती है। एल नीनो के समय
भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा पड़ता है, जबकि पेरू के तट के पास अधिक वर्षा होती है। ये अधिक वर्षा वाली जो क्षेत्र है ये पेरू पर आ जाता है। उसी तरह ला नीना के समय जो स्थितियां हैं वो सामान्य से अधिक वर्षा वाली होती हैं और पूरे के पूरे विंड पैटर्न रिवर्स हो जाता है, और अब पेरू के पास अधिक ठंडा जल होने के कारण अधिक उच्च दाब होता है और ये हवाएं भारतीय मानसून या ऑस्ट्रेलिया में जो मानसून आता है उसको आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होती है। अब इसी तरह आपके सामने मैकेनिज्म दिखाया गया किस तरह एल नीनो और ला नीनो काम करते हैं। यहाँ पर भी जो रेड स्पॉट है वो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है हर किसी में। नॉर्मल ईयर में देखिए जो साउथ अफ्रीका का जो कोस्ट है वहाँ पर वाटर की अपवेलिंग होती है और यहाँ पर ठंडा जो जलधारा है, ठंडी जलधारा है, पेरू की धारा वो बहती है, जिसके कारण एक अलग तरह की अपवेलिंग मिलती है जहाँ पर मछलियाँ बहुत होती हैं। तो इस समय आप यदि देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है उसमें काफ़ी गर्मी है, जिसके कारण कन्वेक्टिव करंट्स उठती हैं और ये कन्वेक्टिव सर्कुलेशन जो है डिसेंड करता है पेरू के तट पर, जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और वर्षा नहीं होती है। फिर यहाँ पर ये नॉर्मल दशाएं हैं, लेकिन जब एल नीनो का वर्ष आता है तो आप देखें कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है प्रशांत महासागर में वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और इस समय जो वर्षा है वो इस क्षेत्र में होने लगती है। इस समय एशिया में भी या ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में भी और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में भी जो परिवर्तन व्यापक होते हैं। ला नीना के साल में बिल्कुल नॉर्मल ईयर की तरह ही दशाएं होती हैं, लेकिन जो ठंड है अपवेलिंग है और भी ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण वर्षा अधिक होती है एशियाई क्षेत्र में या जो ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में है। इसके कारण ला नीना का ईयर औसत से अधिक वर्षा के लिए, एल नीनो का ईयर औसत से कम वर्षा के लिए और नॉर्मल ईयर सामान्य वर्षा के लिए जाना जाता है। इस तरह आधुनिक सिद्धांतों में जो आज सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक ज़्यादा माना जाता है, न केवल भारत के मानसून को स्पष्ट करने के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर सूखे और बाढ़ को बताने के लिए जो हमारे एल नीनो और ला नीनो का कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा स्वीकृत विचारधारा है। इस विचारधारा में यदि आप देखें तो जो पेरू का तट है वो मूल रूप से मछली उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पर व्यापक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। एल नीनो के समय ये मछली वाला जो क्षेत्र है काफ़ी नुकसान उठाता है, क्योंकि यहाँ पर अपवेलिंग होनी बंद हो जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, बीच वाले डायग्राम में अपवेलिंग नहीं है। अपवेलिंग का यानी पानी ऊपर नहीं उठ रहा है। तो पानी ऊपर यदि नहीं उठ रहा है तो जो प्रोटीन वाला पानी है, जो न्यूट्रिशियस पानी है, वो नहीं मिल रहा है मछलियों को और मछलियाँ उतनी नहीं होती हैं। ला नीना के समय चूँकि अपवेलिंग बहुत स्ट्रांग होती है तो मछलियाँ अधिक मिलती हैं, अधिक व्यापार होता है। एल नीनो के समय न केवल भारतीय मानसून बल्कि विश्व की जो अन्य और जो मौसमी घटनाएं हैं उन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। जहां पेरू के तट पर अधिक वर्षा होती है वहीं भारत में सूखा पड़ता है, विश्व में और भी बाढ़ें आती हैं, कहीं सूखा पड़ता है। तो इस तरह जो एल नीनो ला नीनो का कंसेप्ट है वो न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर मौसम संबंधी घटनाओं की व्याख्या का एक आधुनिकतम सिद्धांत। तो इस तरह बच्चों इस पूरे के पूरी क्लास में हमने देखा कि मानसून की जो नई विचारधाराएं हैं, जिसमें एयर मास थ्योरी है, जिसमें ITCZ का कंसेप्ट है और साथ ही साथ जिसमें जेट स्ट्रीम से जुड़ी हुई बातें हैं, और आधुनिकतम विचारधारा में जो हमारे एल नीनो ला नीनो का कंसेप्ट है वो मानसून को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ये जितनी भी विचारधाराएं हैं ये मानसून में आने वाली पेचीदगियों को एक्सप्लेन करने में पुरानी विचारधारा यानी जो चिरसम्मत विचारधारा थी उससे ज़्यादा सफल होती है, इसीलिए इनकी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, ये ज़्यादा प्रचलित है। जहाँ एयर मास थ्योरी और ITCZ का जो कंसेप्ट है या जो जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट है वो स्पेसिफिकली भारत के पर्सपेक्टिव में लिखा गया जो सिर्फ मानसून को एक्सप्लेन करता है, वहीं जो हमारी एल नीनो ला नीनो का कंसेप्ट है वो विश्व में और होने वाली जो घटनाएं हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो इस तरह बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके सामने स्लाइड पर कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप हैं, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप हैं। इसमें
आपको इनका सभी का उत्तर देना है और कोशिश करनी है कि इस वीडियो को देखा जाए, चैप्टर पढ़ा जाए और समझने के बाद आप इन सभी का आंसर दे पाएंगे। सभी की सभी चीज़ें जो पीछे क्लास हुई है उसमें डिस्कस की गई हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ आई होगी, आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने में। आज के लिए धन्यवाद।